अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, हमने जो नेक्स्ट अपना स्टार्ट करना है काम वो जो चैप्टर है डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड प्लान्स, ये इसका जनरल ओवरव्यू है। ठीक है, चैप्टर के अंदर तो सब चीज़ें कवर नहीं की जा सकती हैं, लेकिन ये कुछ जो मोटी मोटी चीज़ें हैं इसके अंदर हम लोग वो देखेंगे वो क्या इसके अंदर आती हैं, वन बाय वन हम अभी देखेंगे अभी। अच्छा, वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस के वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस का एक रवायती व्यू, यानी कि जो पहले पुरानी बिजनेस प्रैक्टिसेस थी उनके अंदर क्या था, और जो अभी हैं बिजनेस प्रैक्टिसेस उनके अंदर क्या काम होता है। लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा वैल्यू क्या चीज़ होती है, वैल्यू को डिफाइन कैसे करेंगे। पहले लास्ट चैप्टर में भी मैंने कोई इसका हल्का सा आइडिया दिया था, अभी आपको समझाने के लिए मज़ीद कुछ आसानी से मैं विद एग्जांपल दूंगा आपको मैं। वैल्यू को हम सिंपली कह सकते हैं कि एक कस्टमर या कोई भी इंसान कुछ गेन करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, जो कुछ बेनिफिट्स हासिल करने के लिए जो चीज़ सेक्रीफाई करता है, जो चीज़ कुर्बान करता है, जो चीज़ खर्च करता है, इन दोनों के बैलेंस को हम लोग कहते हैं वैल्यू। यानी बेनिफिट्स ओवर सेक्रीफाइस, वो है वैल्यू। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैंने पिज़्ज़ा खाना है मैंने, ठीक है। अब पिज़्ज़ा जो है एक कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट से कौन कौन से बेनिफिट मिल सकते हैं मुझे। मेरी भूख मिट सकती है अबव ऑल, ठीक है। भूख खत्म होने के साथ क्या हो सकता है, मुझे अच्छे टेस्ट बर्ड्स, मुझे जो है ना अच्छा प्लेजेंट फीलिंग आ सकती है, ठीक है। और जिस जगह पे मैं बैठ के पिज़्ज़ा खा रहा हूँ उस जगह के जो है ना हवाले से मेरी पॉजिटिव फीलिंग आ सकती हैं, ठीक है। यानी कि अगर वहाँ पे म्यूज़िक लगा हुआ है, वहाँ पे और जो चीज़ें हैं, वहाँ पे जो बंदा पिज़्ज़ा डिलीवर करने आया, जो सर्विस बॉय है, उसका अच्छा अखलाक, उससे मैं जो है ना मुझे वो अच्छा बेहतर फील हो सकता है, वगैरह वगैरह। ये सारे के सारे बेनिफिट्स हैं जो कि उस पिज़्ज़ा के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, और ये बेनिफिट लेने के लिए मैं सेक्रीफाई क्या क्या करता हूँ, ये बेनिफिट लेने के लिए मैं सेक्रीफाई करता हूँ। सबसे पहला, खर्चा, मैं पे कर रहा हूँ, ठीक है, पैसा पे कर रहा हूँ, ये सेक्रीफाई कर रहा हूँ। दूसरा, मैं टाइम खर्च कर रहा हूँ, अपना टाइम की बात में पे कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ तो पिज़्ज़ा लेने के लिए मैं वेट करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे मूव फिजिकल डिस्कम्फर्ट होगा, मैं अपने घर बैठा हूँ, घर से उठ के पिज़्ज़ा खाने जा रहा हूँ, फिजिकली मुझे जो है ना वो एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। मुझे दिमाग की एफर्ट करनी पड़ेगी, कहाँ से खाना है, कौन सा खाना है वगैरह। ये सारे के सारे सेक्रीफाइस हैं जो कि मैं, वो जो ऊपर पहले जो बेनिफिट्स मेंशन किए हैं उनको बेनिफिट्स को लेने के लिए ये वाले सेक्रीफाइस मुझे करने पड़ेंगे। इस प्रोपोर्शन को, इस रेशो को, यानी बेनिफिट्स ओवर सेक्रीफाइस, कितना बेनिफिट लेने के लिए कितना सेक्रीफाई करता हूँ मैं, इस चीज़ को बोलते हैं वैल्यू, ठीक है। अच्छा, जो पुराने बिजनेसमैन थे उनकी जो अप्रोच थी कि हमने जो चीज़ कस्टमर को डिलीवर कैसे करनी है, उनका बस ये था कि जो चीज़ बनाओ, बना के सेल कर दो। जैसे हमने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, हमने कोई चीज़ बनाई, बना के सेल कर दो, आपको अच्छी बनानी आती है बना के सेल कर दो। कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उस तरफ नहीं जाते आप। ये एक रवायती व्यू था। लेकिन जो अच्छी बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं वो ये कहते हैं कि भाई ऐसे नहीं चलना काम। वो कहते हैं कि ऐसे काम नहीं चलना, आपको क्या करना पड़ेगा, अपना सेगमेंटेशन, एस टी पी लिखा हुआ, चूजिंग द वैल्यू। एस स्टैंड्स फॉर सेगमेंटेशन, टी स्टैंड्स फॉर टारगेटिंग, पी स्टैंड फॉर पोजिशनिंग। कि आप अपनी मार्केट को डिवाइड करो मुख्तलिफ हिस्सों में, पहले सेगमेंट बनाओ, उसके फोकस हो जाओ ताकि, ठीक है। उसके करने के बाद आपने टारगेट किसको करना है, कौन से सेगमेंट को, कौन से ग्रुप ऑफ कस्टमर को अपनी चीज़ें बेचनी है, टारगेटिंग। और पोजीशनिंग, पोजीशनिंग बेसिकली हम आगे जाके डिटेल से भी पढ़ेंगे, अभी अगर बताने के लिए पोजीशनिंग ये होती है कि आपका कस्टमर आपके ब्रांड के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में क्या सोचता है, उसको बोलते हैं पोजीशनिंग। जैसे मेरा मिसाल के तौर पे अगर शूज़ का ब्रांड है, जूतों का ब्रांड है, तो कस्टमर अगर मेरे ब्रांड के बारे में कहता है यार ये जूते बड़े कंफर्टेबल हैं, ठीक है, तो ये मेरे ब्रांड की पोजीशनिंग है। अगर वो कहता है कि यार जूते जो है ना ये जो हैं वो सस्ते भी हैं, अच्छे हैं, ठीक है, सस्ते भी हैं, अच्छे भी हैं, ये भी एक पॉजिटिव पोजीशनिंग है। पोजीशनिंग नेगेटिव, यानी कि जो ब्रांड इमेज है वो नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कैसे हो सकता है, कहते हैं इनके जूते हैं तो बहुत अच्छे हैं लेकिन इनकी दुकान बहुत दूर है, मुझे जूता परचेज करने के लिए 40 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। ये एक नेगेटिव पोजीशनिंग है। यानी कस्टमर आपके ब्रांड के बारे में क्या सोचता है, जिसको बोलते हैं पोजीशनिंग। अभी जो बिजनेस मैन है वो कहते हैं अभी सेगमेंटेशन करो, उस सेगमेंटेशन में से कुछ अच्छा सेगमेंट टारगेट करो। टारगेटिंग के बारे में हम डिटेल से जाके पढ़ेंगे आगे। और उसके बाद पोजीशनिंग, कि कस्टमर क्या सोचता है, हमने, एक है कस्टमर क्या सोचता है, एक है कि हम क्या चाहते हैं कि कस्टमर हमारे बारे में क्या सोचे, ठीक है। ये तीसरी ये चीज़ है डिजायर्ड पोजीशनिंग, उसके ऊपर काम करते हैं।
प्रोवाइडिंग द वैल्यू, जब हमने स्ट्रेटजी वाला पार्ट बना लिया, उसके बाद हम चीज़ हमने बनाते भी हैं और उसको प्रोवाइड करने की भी कोशिश करते हैं, कम्युनिकेट भी करते हैं कि भाई ये देखो हम ये चीज़ बना रहे हैं, हम जूते बना रहे हैं, हमारे जूते आप मिसाल के तौर पे आप जब जॉगिंग करनी है जॉगिंग का टाइम यूज़ कर सकते हो, जब आपने किसी ऑफिस जाना है आप उस टाइम यूज़ कर सकते हो वगैरह, आप कम्युनिकेट करते हो उस चीज़ को, वैल्यू को। ठीक है, ये सेगमेंटेशन और टारगेटिंग का तो हल्का फुल्का लिखा हुआ चीज़ें हम आगे से आगे डिटेल से देखेंगे डायग्राम में जो चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, ये कुछ वैल्यू चेन है ये। अगर हमने कोई नेक्स्ट सेमेस्टर में कहीं अगर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपने पढ़ा या कुछ चीज़, तो उसमें बहुत डिटेल से इस चीज़ को देखेंगे। अभी सिर्फ इसको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अब ये हमारा मकसद है, जो ग्रे एरिया के अंदर मार्जिन लिखा होगा, हमने कंपनी प्रॉफिट मार्जिन कैसे जो है ना वो लेती है, कैसे अर्न करती है, वो वैल्यू प्रोवाइड करने करके लेती है। वैल्यू प्रोवाइड करने के अंदर कौन सी मेजर एक्टिविटीज हैं इसके अंदर, इसमें दो दो किस्म की एक्टिविटीज हैं। आप लोग देखें जो नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्राइमरी एक्टिविटीज लिखी हुई हैं और ऊपर वर्टिकल एक्सिस पे लेफ्ट साइड पे सपोर्टिंग एक्टिविटीज लिखी हुई हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज में इनबाउंड लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक होता है कि फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, एक जगह से दूसरी जगह जो गुड्स का जो फ्लो है उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक, हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, ये हमारी इनबाउंड लॉजिस्टिक है, ये प्राइमरी जरूरी चीज़ है, इसके बगैर हमारा चीज़ें आगे बन नहीं सकती, इसलिए ये प्राइमरी है। ऑपरेशंस की चीज़ें, जब हमने परचेज रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद हम लोग उसके ऊपर ऑपरेशन करते हैं, हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक शेप से दूसरी शेप के अंदर हम लोग उसको जो है ना वो कन्वर्ट करते हैं। जैसे अब अगर वो सीलिंग फैन है, पंखे हैं, पंखे की हमने पहले सिर्फ खाली हमने तारें ली थी लेकिन इनबाउंड लॉजिस्टिक में, लेकिन उन तारों का हमने उनकी बकायदा हमने उनकी वो वाइंडिंग की, वाइंडिंग करके हमने पूरा का पूरा एक फाइनल फिनिश फॉर्म में पंखा बनाया। वो हमने ये कैसे हुआ, ऑपरेशंस हो के ऊपर। आउटबाउंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक, कोई पंखा अच्छा बना तो लिया आपने, बना के अपनी फैक्ट्री में पड़ा रहेगा, नहीं बना के वो फैक्ट्री में नहीं पड़ा रहेगा, उसको हमने मार्केट में लेके आना। मार्केट में कैसे लेके आना, कस्टमर तक पहुंचाना है, कैसे, खुद भी डायरेक्टली भी अपनी दुकान बना सकते हैं, अपना आउटलेट बना सकते हैं, हम दरमियान में जो दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शॉप्स है वहाँ पे भी अपना पंखा हम प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि कस्टमर तक पहुँचे। उसके बाद मार्केटिंग एंड सेल एक्टिविटीज़ है, सेल्स जो है ना डायरेक्टली कस्टमर के पास जानी है कैसे, वो चीज़ जो मैं आगे बता रहा था। और आउटबाउंड लॉजिस्टिक में ये भी एक आती है कि जी आपने वो थ्रू ट्रक्स आना है, थ्रू हवाई जहाज जाना है, थ्रू बैरी जहाज जाना है, कैसे चीज़ें जानी है। और मार्केटिंग में जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं वो ये आ जाती हैं, उसकी प्रमोशन है, उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, फीडबैक है, ऑर्डर टेकिंग है, ये चीज़ आ जाती हैं। उसके बाद एंड पे है सर्विस, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि सर्विस से मुराद आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह की, अगर कोई बंदा पंखा लेकर गया और पंखा ख़राब हो गया, उसने बाद में कोई कंप्लेन, कोई वारंटी या गारंटी क्लेम करनी है, तो वो आफ्टर सेल सर्विसेज में या सर्विसेज में चीज़ें आ जाती हैं। या अगर किसी ने एसी परचेज किया तो एसी की आपने उसने अगले साल अगर वो ट्यूनिंग करवानी है उसकी, ठीक है, तो वो सर्विसेज में चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, इनमें से एक भी चीज़ मिस हो जाए तो आपकी सारी की जो वैल्यू चेन आपका टोटली फ्लॉप हो जाएगा आपका। इन सब चीज़ों को आपका जो है वो जो कुछ एक्टिविटी ऐसी जो सपोर्ट करती हैं, प्राइमरी नहीं लेकिन सपोर्टिंग में आती हैं। जैसे सबसे पहले बताया हुआ उन्होंने प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट से मुराद जब इनबाउंड लॉजिस्टिक चीज़ें आपने परचेज करनी है, चीज़ें परचेज करने के अंदर वो चीज़ अच्छी कहाँ से मिलेगी, सस्ती कहाँ से मिलेगी हमें, यानी कि रॉ मटेरियल जो है सस्ता, अच्छा, टाइमली, ये कहाँ से मिलेगा, ये सारा का सारा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का काम होता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में ये चीज़ें जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था हमने कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, अगर आप अच्छी टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करते जाओगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि कितनी इनपुट से हम लोग कितनी आउटपुट गेन कर रहे हैं, ठीक है, आउटपुट ओवर इनपुट, यानी कि एक यूनिट ऑफ इनपुट जो है वो कितनी आउटपुट जनरेट कर रहा है, इसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। टेक्नोलॉजी, जो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करने से हमारी जो है वो कितनी आ जाती हैं, हमारी चीज़ें जो इंक्रीज हो जाती हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी सपोर्टिंग एक्टिविटी में आ जाती है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अगर हमारे एम्प्लॉयज़ खुश नहीं हैं तो वो अच्छी चीज़ें नहीं बनाएंगे, दिल लगा कर चीज़ें नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर एम्प्लॉयज़ कंपनी से खुश है तो वो जो है ज़्यादा दिल लगा के दिलजोई से काम करेंगे। और एम्प्लॉयज़ को खुश करना, ये सारे मामला तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। उनको खुश करने से बाद उनकी ट्रेनिंग है, उनको वेजेस वगैरह से वो सारी चीज़ें आती हैं। एक है उसके बाद जो लास्ट सबसे टॉप है फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, कि कंपनी का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि जी वहाँ पे
जो है जब एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो क्या एम्प्लॉयज़ के लिए वहाँ पे कोई प्रॉपर सर्दियों में हीटर्स हैं, गर्मियों में वहाँ पे कोई पंखे एसी वगैरह हैं, ये चीज़ें हैं, या और जो कंपनी है वो ओवरऑल उनका जो मेजर फोकस है एम्प्लॉयज़ है, या कितनी पैसा 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 जो है ना, एम्प्लॉय चाहे खुश हो ना हो, ये चीज़ें इसके अंदर आई थिंक कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा है। ये सारी की सारी चीज़ें मिलके हमारे अल्टीमेटली हमारी कितनी सेल होती है और हम सेल से कितना अर्न करते हैं, ये उन चीज़ों को डिटरमाइन करती हैं। कोर कम्पिटेंसीज, कोर कम्पिटेंसी से मुराद ये होता है कि आप किस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हो। कोर कम्पिटेंसी से मुराद कि आप किस चीज़ के अंदर एक्सपर्ट हो। मिसाल के तौर पे मैं एक शेफ़ हूँ, ठीक है, मैं बावर्ची हूँ एक, तो एज ए शेफ़ हो सकता है मुझे मल्टीपल चीज़ें मैं बनाना जानता हूँ। हो सकता है मैं बिरयानी बनाना भी जानता हूँ, हो सकता है मैं दाल माश भी बनाना जानता हूँ, हो सकता है मैं स्टेक्स भी बना सकता हूँ, मैं फास्ट फूड भी बना सकता हूँ मिसाल के तौर पे, ठीक है, मैं मुख्तलिफ डिशेस बना सकता हूँ। लेकिन कोई ना कुछ चीज़ एक ऐसी होगी जिसके ऊपर मेरी ग्रिप जो है वो बाकियों से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे मैं बिरयानी बहुत अच्छी बना लेता हूँ, बाकी चीज़ें भी बना लेता हूँ, लेकिन बिरयानी सबसे बेस्ट बनाता हूँ मैं। मतलब उसके मसाले कितने होने चाहिए, बहुत बैलेंस, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है, उसके अंदर जो प्रोपोर्शन है मीट का और राइस का, उनका प्रोपोर्शन जो है, उसके जो जो है कलर्स हैं, जो उसके कलर्स उसके कैसे निकलते हैं, सारी की सारी चीज़ें बिरयानी के ऊपर मेरी बड़ी अच्छी ग्रिप है। तो इस केस में मेरी कोर कम्पिटेंसी होगी मेरी बिरयानी। तो बिरयानी मैं बहुत अच्छे तरीके से बना लेता हूँ मैं, ठीक है, विद इन टाइम बना लेता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता। इसी तरह की जो कंपनीज हैं, कंपनीज की भी कोर कम्पिटेंसी होती हैं। कंपनीज मुख्तलिफ काम कर रही होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बना के बेच रही होती हैं, लेकिन या मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ कर रही होती हैं, चाहे वो एक चीज़ भी बना रही हैं, उसके अंदर हर कंपनी की कोई ना कोई कोर कम्पिटेंसी होती है, अगर नहीं है तो उनकी होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे अब यूनिलीवर है, यूनिलीवर जो है ना वो डिफरेंट किस्म की हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बना रहा है, वो सोप्स भी बना रहा है, वो शैम्पूज भी बना रहा है, वो बच्चों के डायपर्स भी बना रहे हैं, ठीक है, वो आपके फ्लोर क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, आपके वॉशरूम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, आपके डिफरेंट किस्म की। अच्छा, लेकिन हम कहते हैं कि जी मिसाल के तौर पे एज्यूम करते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन उनके जो बॉडी सोप्स हैं, जो उनके जो साबुन जो इस्तेमाल होते हैं नहाने के लिए, मुंह धोने के लिए, ये सबसे बेस्ट वो इनके हैं, ठीक है, तो इनकी जो कोर कम्पिटेंसी क्या होगी उनकी, वो जो सोप्स बनाते हैं, बॉडी सोप्स। इसी तरह अगर एक गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनी है, कोई हम कंपनी को एज्यूम कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे टोयोटा एज्यूम कर लेते हैं जी, टोयोटा की जो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि जी उनके जो इंजन भी अच्छे हैं, वो गाड़ियाँ डिफरेंट किस्म की गाड़ियाँ बना रहे हैं, छोटी फैमिली कार्स भी बना रहे हैं, वो बड़ी गाड़ियाँ जो पैसेंजर्स जो गाड़ियाँ हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती हैं वो भी बना रहे हैं, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि वो ट्रक्स भी बना रहे हैं मिसाल के तौर पर। लेकिन इनकी कोर कम्पिटेंसी में क्या आएगी, कोर कम्पिटेंसी में सबसे ज़्यादा फेमस जो है इनके, वो जी हम लोग कहते हैं कि जो फैमिली कार्स हैं वो आ जाती हैं। फैमिली कार्स में भी वो वाली गाड़ियाँ जो देहातों में चलती हैं गाड़ियाँ, देहातों से मुराद जो रूरल एरियाज़ में, जैसे नारवल एक रूरल एरिया है जहाँ पे रोड स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि टोयोटा की गाड़ियाँ के अंदर मजबूती ज़्यादा होती है, मजबूत होती हैं। इसका मतलब टोयोटा की जो कोर कम्पिटेंसी क्या है कि उनकी गाड़ियाँ मजबूत होती हैं एज कम्पेयर टू होंडा और सुजुकी और अदर जो हैं ब्रांड्स जो हैं गाड़ियों के, ठीक है। आपकी जो कोर कम्पिटेंसी है आपके लिए कंपेटिटिव एडवांटेज का सोर्स हो सकती है। कंपेटिटिव एडवांटेज मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि कंपेटिटिव एडवांटेज क्या होता है, कि आप कोई ऐसा काम आप करते हो, या आप ऐसे कोई चीज़ आपके पास है, ऐसे कोई गिदड़ सिंगी आपके पास है जो बाकियों के पास नहीं है, या अगर है तो इतनी अच्छी नहीं है जितनी आपके पास है, इसको बोलते हैं कंपेटिटिव एडवांटेज। जैसे अब मैंने आपको अंबाला की एग्जांपल दी थी जी, मुझे याद आ गया, अंबाला की एग्जांपल दी थी। अंबाला का कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है कि उनके पास जो प्राइमरी लोकेशंस जो हैं अंबाला स्वीट्स के पास, प्राइमरी लोकेशंस जो हैं नारवल के अंदर, वो उनके पास हैं, यानी कि चाहे वो देहातों से आ रहा है चाहे कोई शहर से आ रहा है, सारे वो उनके पास लिंक्ड होते हैं वहाँ पे आके, ठीक है। कोर कम्पिटेंसी में जो है उनके लिए, उनकी कोर कम्पिटेंसी में बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं, और वो जो जो आइटम बनाते हैं, और जो उनकी लोकेशंस हैं, उनकी लोकेशन उनको कंपैरेटिव एडवांटेज देती हैं। अब उनके इस चीज़ की वजह से उनको एक एज हासिल है बाकी इनके अपने कंपैरेटर्स के ऊपर, कि वो उनकी सेल को या उनके जो है ना प्रॉपर उनसे अच्छे तरीके से compete नहीं कर पाते उनसे, ठीक है। एप्लीकेशंस इन वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स, इससे मुराद है कि आपने जब
आपके पास अगर आपके मल्टीपल कंपेटिटर्स हैं, आपकी मार्केट बहुत वाइड है आपकी, तो उसमें कंपेटिटिव एडवांटेज आपको बहुत रोल प्ले करता है। कोर कॉम्पिटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल काम कर रहा हूँ तो मेरे मल्टीपल कंपेटिटर्स हैं। जैसे मैंने एज ए शेफ बताया था, मेरा होटल है, तो जो बंदा सिर्फ बिरयानी बेच रहा है, बिरयानी वाला भी मेरा कंपेटिटर होगा, जो फास्ट फूड बेच रहा है फास्ट फूड वाला भी मेरा कंपेटिटर होगा। यानी कि वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स है उसमें। अगर मैंने सर्वाइव करना है तो कोर कॉम्पिटेंसीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसके अंदर। ठीक है, आपकी जो कोर कॉम्पिटेंसी है, कोर कॉम्पिटेंसी होगी तब जब उसको कॉपी करना इजी नहीं होगा, मुश्किल होगा कॉपी करना उसको कंपेटिटर के लिए। अगर मैं एक चीज़ में कहता हूँ मैं जी मैं बहुत महारत रखता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे साथ वाला बंदा भी सेम बना रहा है, उसी लेवल की चीज़ बना रहा है, तीसरा बंदा भी उसी लेवल की चीज़ बना रहा है, तो मैं उसमें कॉम्पिटेंसी तो मेरी ना आ रही है, मेरी कॉम्पिटेंसी उसमें कम हो गई। ठीक है, अब नीचे एग्जाम्पल है, जैसे अब टोयोटा है, ठीक है, अब उसमें जो है ना वो टोयोटा का उसमें बताया गया है कि मैंने अभी बताया बल्कि आपको टोयोटा की कि वो उनकी गाड़ी मजबूत होती है उनकी। मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड बेसिकली जब स्टार्ट हुआ था तो उनकी जो जो फास्ट फूड है उनकी सर्विस उनकी काफ़ी फास्ट होती है। ठीक है, उनकी ये जो चीज़ है, अगर आप उनके जाए ड्राइव थ्रू में आप पेमेंट करें दूसरी साइड से, आपको विद इन मिनट्स जो है ना, आप जो भी ऑर्डर करें आपको ऑर्डर तैयार होकर आपको मिल जाता है। ओके, अब उसके बाद है द सेंट्रल रोल ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पहले बताए, हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती क्या है। हमने अपने आप को अगर बेस्ट बिजनेस बनाना है हमने, तो बेस्ट बिजनेस बनाने के लिए हमारी स्ट्रेटजीज टू द पॉइंट और फोकस होनी चाहिए। ठीक है, और स्ट्रेटजीज फोकस तब ही होंगी जब हमारी प्लान, हमारे जो है ना वो प्रॉपर, हमारी प्लानिंग का जो फेज है वो प्रॉपर हुआ होगा। आपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग में हम लोग गोल सेटिंग करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें सेट करने के बाद जो है फिर हम अकॉर्डिंगली उसकी स्ट्रेटजीज बनाते हैं। और जब तक हमारी जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, ठीक है, वो अच्छी नहीं होगी, हम लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे, मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, और एक टाइम आएगा कि उस टाइम के बाद जाके हम लोग कोलैप्स कर जाएंगे। इसमें क्या क्या देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि मैनेजिंग ए कंपनीज बिजनेस एज एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ठीक है, कि हम कंपनी के बिजनेस को, हमने पूरी की पूरी कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसको हम ओवरऑल देखते हैं। पोर्टफोलियो से मुराद होता है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। एक बिजनेस हम आगे जाके उसमें कॉर्पोरेट और डिवीजन प्लानिंग के अंदर हम देखेंगे भी, एक बिजनेस जो है, एक कंपनी है, समटाइम मल्टीपल मल्टीपल बिजनेस भी कर रही होती है। अभी मैंने यूनिलीवर की आपको एग्जांपल दी थी। यूनिलीवर को मल्टीपल बिजनेस है, वो आपकी पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स लाइक सोप्स, शैम्पूज, ठीक है, डिफरेंट किस्म के बॉडी लोशंस हैं वो भी बनाते हैं। उसके अलावा वो आपकी जो हाउस होल्ड की दूसरी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया था आपकी फर्श साफ धोने वाला, वॉशरूम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी। उनकी जो हैं वो आपकी किचन के जो कैबन्स हैं या किचन की जो शेल्व्स हैं, वो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं। आपके बर्तनों के हवाले से उनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। भी सारे के सारे उनके बिजनेस हैं अलग अलग। हम ओवरऑल एज ए बिजनेस, हम जो है जितने भी बिजनेस हैं हमारे, हम उन सबको देखते हैं अपने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर। assessing each business strength by considering market growth rate and company's position and fit in the market। ठीक है, हम लोग कंपनी की स्ट्रेंथ देखते हैं कि हम हमारे अंदर स्ट्रेंथ कितनी है, अभी हमारा मार्केट शेयर कितना है, हमारा मार्केट शेयर होना कितना चाहिए, और वो कैसे हम लोग कर सकते हैं, इस सब चीज़ का भी हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं। और इस सब की बेस पे हम लोग तीसरा पॉइंट करते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है, स्टैब्लिशिंग है स्ट्रेटेजी। ठीक है, उसके बाद है इसमें मार्केट प्लान इज टू कंट्रोल मार्केट एफर्ट्स। बिल्कुल ऐसे ही मार्केटिंग प्लानिंग हम लोग क्यों करते हैं कि हम लोग जो एफर्ट कर रहे हैं उन एफर्ट के ऊपर चेक एंड बैलेंस रहे। ठीक है, और उसके बाद है स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग टारगेट मार्केट एंड वैल्यू बेस्ड ऑन स्ट्रेटेजी। वो चीज़ें कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग क्या है, कि हमने जो जितने भी जो पॉइंट नंबर 2 के अंदर हम जो असेसमेंट की है, उस असेसमेंट की बेस के ऊपर हम लोग जो हैं अपनी जो ऑफर्स को, अपने प्राइसिंग को, अपने स्ट्रेटेजीज को जब अमेंड करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर आती हैं। ओके, अब इसमें जो है आपके पास हमारे पास जो प्लानिंग है हमारी, वो इसका पूरा एक साइकिल उन्होंने बताया हुआ है। प्लानिंग होती है, प्लानिंग के बाद चीज़ों को हम उन प्लान्स को, स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके बाद कंट्रोलिंग होती है। ये आपने तीन चीज़ें पहले जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट उसमें भी पढ़े होंगे। कॉर्पोरेट प्लानिंग होती है, डिवीजन प्लानिंग, सबसे पहले कॉर्पोरेट प्लानिंग, फिर डिवीजन प्लानिंग, फिर बिजनेस प्लानिंग, फिर प्रोडक्ट प्लानिंग। इसको मैं आपको बताता हूँ। कॉर्पोरेट प्लानिंग जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि एक कंपनी मल्टीपल बिजनेस कर रही है।
मल्टीपल बिजनेस से मुराद जैसे मैं कहता हूँ कि जी मैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स भी बना रहा हूँ, घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी बना रहा हूँ। मैं जो है बिजनेसेस के अंदर, शॉप्स के अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी बना रहा हूँ। मैं जो है इंडस्ट्री के अंदर, जो बड़ी फैक्ट्रीज है उनके अंदर इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी बना रहा हूँ। मैं इंश्योरेंस की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं लॉजिस्टिक्स की सर्विस भी, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये क्या है कि सारी की सारी जो स्ट्रेटजीज हैं, जितने भी बिजनेस है सारे, अब इनका आपस में डायरेक्टली एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इसको एज ए होल मैं कहूँगा ये मेरे कॉर्पोरेट लेवल की प्लानिंग है, एक बड़ी मेगा प्लानिंग है। उसके बाद उसको जब नीचे आते हैं तो उसको फिर हर जितने बिजनेस मैंने बताया उसको डिवीजन बन जाते हैं। डिवीजन के अंदर जैसे मैंने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की बात की, हाउस होल्ड के अंदर भी पर्सनल केयर का एक डिवीजन है, जिसमें सोप्स, शैम्पू, ये चीज़ आ जाती हैं। उसके बाद आपकी एफएमसीजीज का अगला डिवीजन आ जाता है, जैसे मैंने अभी हाउस होल्ड क्लीनिंग की प्रोडक्ट्स की बात की मैंने, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि जी बेबी प्रोडक्ट्स में जैसे बच्चों के डायपर्स हैं, ठीक है। बच्चों के जो वो वाइप्स हैं, वेट वाइप बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, ठीक है, बेबी वाइप्स शायद बोलते हैं उनको, जो होते हैं गीले से टिश्यू से होता है, कपड़ा होता है वो वाला, ठीक है। वो चीज़ें वो बेबी प्रोडक्ट्स में आ जाती हैं। उसके अलावा एक जो है बेबी प्रोडक्ट्स में जो बच्चों के जो लोशन वगैरह वो चीज़ें आ जाती हैं। ये सारे के सारे आगे फर्दर डिवीजन बन जाते हैं, ठीक है। पहले कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट से डिवीजन, डिवीजन के बाद अगली चीज़ हमारे पास क्या आ गई, जैसे अब मैंने मजीद इसको ना सेग्रीगेट करते जा रहे हैं, क्लासीफाई करते जा रहे हैं मजीद इसको। जैसे अब मैंने एक डिवीजन अभी बोला पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स का। पर्सनल केयर प्रोडक्ट के अंदर जो है डिवीजन के अंदर मेरी आगे बिजनेस कौन सा है। एक बिजनेस जो है मिसाल के तौर पे मेरा सेफ गार्ड है, मिसाल के तौर पे। दूसरा जो मेरा जो बिजनेस है वो मेरा जो है उसका लक्स का है, ठीक है। तीसरा मेरा बिजनेस जो है वो कैप्री सोप का है। चौथा मेरा बिजनेस जो है वो आप किसी और सोप का नाम ले लें। ये सारे के सारे आगे बिजनेसेस हैं। अब बिजनेस के अंदर मजीद नीचे चले जाएं तो आगे फिर प्रोडक्ट लेवल की प्लानिंग आ जाती है। प्रोडक्ट लेवल में प्लानिंग में जैसे जी मैं बात कर रहा था लक्स की, वही लक्स की भी मेरे पास कई किस्म की वैरायटीज है। लक्स के मेरे पास जो है वो उसके वो कह लेंगे जी एक ऐसा सोप है जिसके अंदर से बादाम की खुशबू आती है। दूसरा लक्स ऐसा है जिसके अंदर मेरे पास ऊद की खुशबू होती है, ठीक है। तीसरा मेरे पास ऐसा है जिसके अंदर से मिंट की खुशबू आती है, ठीक है। ये प्रोडक्ट लेवल की प्लानिंग हो रही है यहाँ पे जाके। अब इस सारी की सारी जब प्लानिंग कर ली, हम इसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। इम्प्लीमेंट करने से मुराद हम इसमें ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, हम लोग इसमें रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं कि जो जो हमने एक्टिविटीज़ प्लान की हैं, किस एक्टिविटीज़ को हमने कब करना है, कितने पैसे उसके ऊपर लगाने हैं, किसने वो करना है। उसके बाद हम लोग एक्चुअली उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो एग्जीक्यूट करने के बाद हम फिर रिजल्ट्स मेजर करते हैं। रिजल्ट मेजर करते हैं कि जब हमने प्लान किया था तो क्या जो प्लानिंग की थी हमारे रिजल्ट्स वैसे ही आ रहे हैं, ठीक है। पहले रिजल्ट मेजर किए, मेजर करने के बाद डायग्नोसिंग हमने स्टार्ट कर दे। डायग्नोस से मतलब जांच रहे हैं हम उसको। पहले से हमने रिजल्ट रिकॉर्ड किए थे, जब हम डायग्नोस किया कि जी जो हमने प्लान किया था क्या उसी तरह के हमारे रिजल्ट आ रहे हैं या उसके अंदर कुछ चेंज हो गया। मिसाल के तौर पे हमने कहा था, हमने प्लानिंग की थी, स्ट्रेटजी बनाई थी कि हमने जो है इस एक अगले साल का जो सेल का वॉल्यूम है वो हमने 10 मिलियन का रखना है। तो जब हमने एंड पे रिजल्ट रिकॉर्ड किए प्लानिंग के बाद, इम्प्लीमेंटिंग के बाद, तो हमने देखना कि क्या 10 मिलियन तक हम अचीव कर पाए या नहीं कर पाए। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि 10 मिलियन का टारगेट था लेकिन हम सिर्फ 8 मिलियन तक हमने जो है ना वो टारगेट सेल अचीव की हमने। इसका मतलब है कि मजीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। तो फिर हम तीसरा पॉइंट क्या है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। फिर हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं कि देखते हैं कि किस वजह से हमारी जो इतनी सेल अचीव नहीं हुई, ठीक है, और उसको हमने कैसे अचीव करना है हमने। अब इसके बाद है कॉर्पोरेट एंड डिवीजन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ये वही जो मैंने आपको बताया था कॉर्पोरेट डिवीजन प्लानिंग, वो मैंने चीज़ें सारी एक्सप्लेन कर दी हैं लेकिन उसी की थोड़ी सी मजीद आगे उन्होंने डिटेल बताई हुई है। सबसे पहले हम लोग हैं कंपनी का यानी कॉर्पोरेट मिशन हम लोग डिफाइन करते हैं। मिशन क्या होता है, मिशन और विजन ये आप लोगों ने लाजमी पढ़े होंगे उसमें जब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। मिशन बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि आपकी जो कंपनी है उसकी फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट बताता है कि हमारे क्या प्लान्स, हमने आगे किस तरफ जाना है और कैसे जाना है, हम किस चीज़ के मतलब काम करना है हमने। इसको हम लोग बोलते हैं हमारी मिशन स्टेटमेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अपनी कंपनी का मिशन डिफाइन करते हैं, ठीक है। मिशन की हम लोग आगे जाकर एग्जांपल देखेंगे मिशन से क्या मुराद है। उसके बाद अपने स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हम लोग स्टैब्लिश करते हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट वही चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वो बिजनेस प्लानिंग, कि मेरे मल्टीपल बिजनेस हैं,
मल्टीपल बिजनेस है मुराद के जो है ना वो सोप कैपरी का अलग बिजनेस है मेरा, लाइफ बॉय का अलग बिजनेस है मेरा, हालांकि सारे मेरी एक कंपनी के अंडर आ रहे हैं सारे, ठीक है। हाँ, इस एक जो प्रोडक्ट है उसको एक बिजनेस को हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग ये हमारी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है हमारा, ठीक है। अच्छा, अब स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होने के लिए जो है ना इसके कुछ दो तीन चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं। एक तो ये इसकी मैनेजमेंट अलग हो बाकी बिजनेस से, इसकी शनाख्त अलग हो बाकी बिजनेस से, और ये रेवेन्यू अलग जनरेट कर रहा हो बाकी बिजनेसेस से, तो फिर हम लोग कहेंगे ये हमारा स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है, ठीक है। और चौथे पॉइंट में हम लोग कर देंगे कि हम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं कि ग्रोथ हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। मिशन स्टेटमेंट, ठीक है। मिशन स्टेटमेंट जो है आपकी वो फोकस्ड होनी चाहिए, बहुत वेग किस्म की नहीं होनी चाहिए, फोकस होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि जी हमारा दिल करता है कि दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी हो, अब दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी होना ये एक बड़ी ना एक वेग एक ये स्टेटमेंट है कि इसमें आपको दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी से मुराद कैसे है, मतलब पैसों की मद में, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की मद में, सेटिस्फाइड कस्टमर की मद में, ठीक है। किस मद में अच्छी कंपनी आप अपने आप को बनाना चाह रहे हो, ठीक है। फोकस होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए। दे स्ट्रेस द कंपनीज मेजर पॉलिसीज एंड वैल्यूज, ठीक है। कि इसके अंदर कंपनी की जो मेजर वैल्यूज जो हैं, यानी कि जो किन चीज जो प्रेफरेंस में आती हैं कंपनी की चीजें में, कंपनी की प्रेफरेंस वो ना शो होनी चाहिए इसके अंदर आपके मिशन स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। मिसाल के तौर पे कि जी मैं ऐसी कंपनी बनना चाहता हूँ जो कि दुनिया की सबसे बेहतर कंपनी हो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के हवाले से। अब इसमें क्या है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन हमारी जो है मेजर वैल्यू हमारी, ठीक है। ये चीजें उसके अंदर रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। दे डिफाइन द मेजर कंपैरेटिव स्फीयर विद इन विच द कंपनी विल ऑपरेट, स्फीयर बोलते हैं सर्कल को, ठीक है। कि आपके मिशन स्टेटमेंट पढ़ के ये आइडिया होना चाहिए कि किस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। किस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहा है, इसके कंपेटिटर्स कौन कौन से हैं उसके आपको पता होना चाहिए। और ये चीज़ हमने लॉन्ग टर्म व्यू में अपनी मिशन स्टेटमेंट डिफाइन करनी है, बनानी है। ये हमने 3-3 महीने के इंटरवल पर नहीं बनानी कि अगले 3 महीने के लिए हमारे ये मिशन है, उससे अगले 3 महीने के लिए मिशन है। मिशन आपके लॉन्ग टर्म होते हैं। जो लास्ट पॉइंट है, दे आर शॉर्ट मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल एज पॉसिबल। ये मुख्तसर होने चाहिए, बहुत लंबे लंबे पैरे नहीं होने चाहिए, एक ये 1.5 या 2 लाइन में मैक्सिमम होने चाहिए, याद याद रहने वाले होने चाहिए, और इनका कोई ना कोई मीनिंग होनी चाहिए। बस ऐਵੇਂ नहीं कि मुंह उठा के जो मर्जी कह दिया, मीनिंगफुल और मोटिवेटेड होनी चाहिए ये चीज़ें आपकी जो मिशन स्टेटमेंट्स हैं। अब जैसे आपकी जो आपकी है नाइकी, ठीक है। नाइकी का जो मिशन स्टेटमेंट है, ब्रिंग इंस्पिरेशन एंड इनोवेशन टू एवरी एथलीट इन द वर्ल्ड। अब देखो इन्होंने ये बता दिया कि हम लोग एथलीट्स के लिए चीज़ बनाते हैं, इंस्पिरेशन एंड इनोवेशन, ठीक है। हम उनको इंस्पायर भी कर यानी कि हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं, हम वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि एथलीट्स के लिए हैं, ताकि वो नए नए तरीकों से अपने पैशन को पूरा कर सकें। अच्छा, ये जो जस्ट डू इट लिखा हुआ है ये इनके मिशन स्टेटमेंट नहीं, जस्ट डू इट इनकी टैगलाइन है। इनकी मिशन स्टेटमेंट जो है वो है, जो कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट है, ब्रिंग इंस्पिरेशन एंड इनोवेशन टू एवरी एथलीट इन वर्ल्ड। अभी देखें इन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया को हम लोग टारगेट करें, दुनिया के जितने भी एथलीट्स हैं, ठीक है, कि वो इनोवेटिव तरीके से इंस्पायर होकर अपने पैशन को अपन पूरा कर सकें। अच्छा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट था उसमें हमारे पास प्लानिंग के अंदर हमने वो था असाइनिंग रिसोर्सेज टू ईच स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, ठीक है। अब हमारे पास हमने किस रिसोर्स बिजनेस यूनिट को कितने जो है हमने रिसोर्सेज हमने असाइन करने हैं, उसके लिए आपने अगेन मैं रेफर करूंगा आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आप लोगों ने पढ़ा था, बीसीजी मैट्रिक्स पढ़ा होगा। बीसीजी स्टैंड्स फॉर बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। उन्होंने एक मैट्रिक्स बनाया था, आई बिलीव आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ, लेकिन मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ मैं, कि उन्होंने कहा था कि जो आपके जो बिजनेस हैं वो 4 तरह के बिजनेस हैं। ये बीसीजी मैट्रिक्स मल्टीपल चीज़ों पे, बिजनेस बिजनेस पे भी अप्लाई हो सकता है, प्रोडक्ट पे भी अप्लाई हो सकता है, डिवीजन पे भी अप्लाई हो सकता है। अच्छा, हम अभी बिजनेस स्ट्रेटेजिक बिजनेस के हवाले से हम लोग देख रहे हैं उसको। कहते हैं आपके बिजनेस 4 तरह के हो सकते हैं। अच्छा, उन 4 तरह के बिजनेस को, एक है क्वेश्चन मार्क है, स्टार है, कैश काउ है और डॉग है। अच्छा, अब इनको ये क्या होता है कि ऐसे पहले मैं बताऊंगा कि इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड करने से के लिए दो पैरामीटर, दो वेरिएबल यूज किए जाते हैं। पहला वेरिएबल है कि आपका मार्केट के अंदर शेयर कितना है, और दूसरा है कि आपकी मुस्तकबिल में ग्रोथ कितनी, ग्रोथ के चांसेस कितने हैं। ऐसे बिजनेस हमारे जिनका अभी करंट मार्केट शेयर, यानी कि टोटल अगर मार्केट में 100 कस्टमर है तो 100 में से 95 कस्टमर हमारा है, यानी कि मार्केट शेयर अभी बहुत अच्छा है,
और मुस्तकबिल में क्या चांसेस है कि मुस्तकबिल में भी 95 से ग्रो करके इससे भी ऊपर जाएगा, यानी कि हमारी हमारी परसेंटेज इससे कम नहीं आने लगी, इससे ऊपर ही जाएगी हमारी परसेंटेज। ठीक है, यानी कि मुस्तकबिल भी रोशन है, हाल भी रोशन है। इस तरह के हमारे जो बिजनेस है हम लोग उनको कहते हैं वो हमारे स्टार्स के बिजनेस है हमारे। ठीक है, स्टार्स के बिजनेस है। जैसे अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करें तो अगर कोई पेप्सी कोला इंटरनेशनल है, उसके मल्टीपल उसके प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से पेप्सी जो बोतल है वो उनकी एक प्रोडक्ट है, उनके जूसेस भी हैं, उनके वो जो हैं स्नैक्स भी हैं डिफरेंट किस्म के। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हमारा स्टार वाला बिजनेस कौन सा है, हमारा स्टार वाला बिजनेस हमारा पेप्सी है। वो जितने नए रेस्टोरेंट आ रहे हैं सब में पेप्सी रखवा रहे हैं, वो एक अलग डिस्कशन है कि वो कैसे ये पॉसिबल करते हैं। ठीक है, उनका अभी मार्केट शेयर पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम पेप्सी बिकती है। उसके बाद क्या होता है कि मुस्तकबिल में भी जो जो नए रेस्टोरेंट्स ओपन हो रहे हैं, घरों के अंदर भी ज़्यादा, देहातों के अंदर भी, शहरों के अंदर भी ज़्यादा ओवरऑल पेप्सी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, पेप्सी आ गई स्टार्स में। अच्छा, अब कुछ ऐसे बिजनेस होंगे हमारे जिनका जो है कहने कि जी मार्केट शेयर भी बहुत कम है, अभी का मार्केट शेयर भी बहुत कम है, और उनके मुस्तकबिल में ग्रोथ के चांसेस भी कोई नहीं है, मुस्तकबिल में भी उनकी ग्रोथ कम ही रहनी है उनकी। ऐसे जो बिजनेस होते हैं हम लोग उनको कहते हैं वो हमारे डॉग्स में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे बिजनेस में उनको हम लोग कहते हैं वो हमारे डॉग्स में आते हैं। जैसे मैंने कह लें कि जी एक वो बनाया, रेस्टोरेंट बनाया मैंने। ये रेस्टोरेंट में मेरा है, मैं रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ। उस रेस्टोरेंट में डिफरेंट किस्म की चीज़ें जो है ना मैं वो बेचता हूँ। जैसे जैसे मैंने अभी पहले बता रहा था मैं कि मैं बिरयानी बनाता हूँ, मैं दाल बनाता हूँ, मैं जो है ना वो और भी 5-7 चीज़ें बनाता हूँ। लेकिन ये मेरा जो होटल है ना, ये मेरा ट्रक ट्रक इसे हम ट्रक होटल कहते हैं ना, जीटी रोड के ऊपर ये वाला होटल है कहीं पे। मेरे जो अक्सर कस्टमर्स हैं वो मेरे हैं आते हैं जो बसों के ड्राइवर या ट्रकों के जो ड्राइवर्स हैं, ट्रॉलर्स के। ठीक है, वो ड्राइवर सारे ऐसे आते हैं। अब जो ड्राइवर हजरात होते हैं ये ना झटका किस्म का खाना, यानी कि ऐसा खाना जो पेट भरे, ऐसी चीज़ें बनाना पसंद करते हैं। अच्छा, अब मैंने अपने होटल पे मिसाल के तौर पे पास्ता बनाना शुरू कर दिया है। लेकिन जो मेरे कस्टमर आते हैं ना, उन कस्टमर्स को पास्ता पसंद नहीं करते जी, क्या जो चीज़ है वो जो है ना, ना इसे पेट प्रॉपर भरता है और महंगा भी है बाकी रोटी से वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अभी भी नहीं बिकता। वो मुस्तकबिल में भी, क्योंकि मेरा प्लान ये है कि मैंने ट्रक होटल ही रखना है मैंने इस चीज़ को, तो मुस्तकबिल में भी ग्रोथ के चांसेस नहीं है। तो जो डॉग्स है मेरा जो पास्ता पास्ता मेरा जो डॉग वाला बिजनेस होगा मेरा। ठीक है, समझ आ गई इस चीज़ की। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो है हमारे ऐसे बिजनेस जिनका अभी का जो मार्केट शेयर है, अभी का मार्केट शेयर तो उनका कम है उनका। ठीक है, अभी का मार्केट शेयर तो कम है उनका, लेकिन मुस्तकबिल में उनकी जो ग्रोथ है उसके चांसेस हैं। अभी का मार्केट शेयर कम है लेकिन मुस्तकबिल में उनके ग्रोथ के चांसेस हैं उनका। ठीक है, ऐसे बिजनेस को हम लोग बोलते हैं वो हमारे क्वेश्चन मार्क हैं। ठीक है, अब जो चौथी जो हमारी बिजनेस की कैटेगरी है जो हमारी वो है कैश काउ। कैश काउ है उससे मुराद ऐसे बिजनेस जिनकी अभी की जो मार्केट शेयर है, अभी की सेल तो उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन मुस्तकबिल में उनके जो है ना वो ग्रो करने के चांसेस वो जो है ना वो बहुत कम है। मुस्तकबिल में उतना ग्रो नहीं करेगा वो। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कि एप्पल एप्पल के डिफरेंट जो है ना वो हैं बिजनेसेस हैं। तो एप्पल के डिफरेंट बिजनेसेस में उनके जो है ना मिसाल के तौर पे हम कह लेते हैं, बल्कि ये मिसाल थोड़ी सी अब कह लें कि पुरानी हो गई हुई है, कि इनकी आईपॉड आया करते थे एक म्यूजिक सुनने के लिए। आईपॉड आया करते थे, हम अज्यूम कर लेते हैं कि अभी तो उनके आईपॉड, अज्यूम कर रहे हैं कि अभी तो उनके आईपॉड बहुत बिक रहे हैं उनके, लेकिन मुस्तकबिल में लोग आईपॉड नहीं खरीदेंगे। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि लोग जो अब जो उन लोगों के मोबाइल फ़ोन के अंदर ही आ गया मीडिया प्लेयर। आईपॉड आईपॉड बेसिकली मीडिया प्लेयर ही है, उनके मोबाइल्स के अंदर ही मीडिया प्लेयर आ गया, तो अब आईपॉड मुस्तकबिल में कोई क्यों खरीदेगा? ठीक है, ऐसे जो बिजनेस उनको हम लोग बोलते हैं कैश काउज। अच्छा, अब ये कि चार मैंने आपको बिजनेस डिफाइन कर दिए, इन चारों बिजनेसेस की पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, किस बिजनेस पे हमें कितने रिसोर्सेज हमें असाइन करने चाहिए। अब जो स्टार्स हैं, स्टार्स को मैं बताऊंगा, मैंने बताया कि जी ये अभी भी हालात अच्छे हैं, नेक्स्ट बेस्ट हैं, नेक्स्ट भी हालात हमारे जो है ना वो बेस्ट ही रहेंगे हमारे। अच्छा, तो जो अगर ऐसे बिजनेस हैं जिनके अभी भी हालात अच्छे हैं, बाद में भी हालात अच्छे हैं, तो ऐसे बिजनेसेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हम ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज इनके ऊपर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें इनसे रिटर्न ज़्यादा मिलना है, मुनाफा ज़्यादा इनसे मिलना है। अब आ जाते हैं डॉग्स की तरफ। पर जिनका अभी भी कोई हाल नहीं है, अभी भी हालात ख़राब हैं, उस ऐसे बिजनेस की नेक्स्ट भी उन्होंने तंग ही करना है, हम कहेंगे ऐसे बिजनेस को बंद ही कर दें, शट डाउन कर दें ऐसे बिजनेसेस को। अब आ जाते हैं कैश काउ की तरफ। अब कैश काउ है ना, कैश काउ के बारे में हमने जो ना इस कन्फ्यूजन को हमने रिजॉल्व करना है कि ये मुस्तकबिल के हालात तो अच्छे हैं, लेकिन मसला कि अभी तो हमारा इनके ऊपर खर्चा हो रहा है ना। मुस्तकबिल में हालात अच्छे होने हैं तो फिर हम देखेंगे कि क्या वो मुस्तकबिल करीब है। अगर तो मुस्तकबिल करीब है
फिर तो ठीक है, हम कहते हैं यार इसको अभी बंद नहीं करते, इसको रखे रखते हैं, तो मुस्तकबिल में जाके तो उसके जो है ना वो ग्रो कर जाएगा वो। ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं कि जी मैं यहाँ पे एक पार्क बना रहा हूँ मैं, ठीक है, जैसे वो फन पार्क है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के मैंने झूले या इस टाइप की चीज़ें मैंने बनाई हैं। मैं उसके अंदर एक बंजी जंपिंग का एक मैं बनाता हूँ एक पॉइंट। बंजी जंपिंग क्या होता है कि जी एक बहुत हाइट से जाके जब छलांग लगाते हैं तो नीचे वो रस्सी से बंधी होती है, वो छलांग लगाना जो है ना उससे जो है ना वो आपके कस्टमर वो अम्यूज होते हैं, अम्यूजमेंट फील करते हैं। तो ठीक है, ये एक बंजी जंपिंग कहते हैं। मेरा बंजी जंपिंग अभी तो नहीं चल रहा, लेकिन मुझे पता है कि जो है ना अब जब मौसम बेहतर होगा तो या बाद में किसी एक फैक्टर की वजह से मैं कहता हूँ कि बाद में बिजनेस ग्रो करना है, तो मुझे पहले देखना ये पड़ेगा कि बंजी जंपिंग के ऊपर मेरा जितना खर्चा आ रहा है अभी, हालांकि वो इतना नहीं चल रहा बिजनेस, मुस्तकबिल में अगर ग्रो करना भी है तो क्या वो इतना ग्रो करेगा कि मेरा अभी का खर्चा जस्टिफाई हो जाएगा उसके अंदर। अगर तो ग्रो करेगा, मैं कहता हूँ चलो ठीक है इसको रख ही रखते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि मुस्तकबिल में ग्रो करेगा, लेकिन इतना ग्रो नहीं करेगा कि मेरे मेरे अभी का खर्चा उसमें पूरा हो जाए, अभी की एफर्ट जो है ना वो कैश हो जाए, फिर मैं कहूँगा इसको बंद कर दो यार। आपको डिसाइड करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा क्वेश्चन मार्क को। और जो कैश का है, यानी कि अब वो क्या, अब उनका मार्केट शेयर मैक्सिमम हो गया, उससे ज़्यादा उनका मार्केट शेयर ग्रो नहीं करना, अभी मैक्सिमम है लेकिन इससे ज़्यादा ग्रो नहीं करना। आप कहते हैं कि मजीद इसके ऊपर पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितनी देर हमें रिटर्न कर रहा है ना, इससे वो लेते जाओ, पैसे कमाते जाओ। जितनी देर हमें रिटर्न कर रहा है, आईपॉड की मैंने एग्जांपल दी थी, जितनी देर आईपॉड बिक रहा है इसको बेचते जाओ बेचते जाओ। अब इसके अंदर मजीद नए फीचर लाने की ज़रूरत नहीं है हमें आईपॉड के अंदर। ठीक है, ये आपको चार तरह के बिजनेस समझे, किस बिजनेस के ऊपर किस तरह रिसोर्सेज असाइन करने चाहिए वो भी मैंने आपको विद एग्जांपल बता दिया मैंने। ओके। जो नेक्स्ट जो चीज़ हमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर हमने पढ़ी थी वो थी असेसिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, कि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को हमने असेस करना है। आपके पास दो तरह के हैं सिचुएशन है। एक तो ये कि हमारी करंट एक्चुअली हमारी कितनी सेल्स हैं, मिसाल के तौर पे अब मैं इसको सिर्फ सेल की मद में देखता हूँ कि करंट एक्चुअली हमारी कितनी सेल है या कितना मार्केट शेयर है। दूसरा है कि हमारी डिजायर्ड सेल या मार्केट शेयर कितना है। अभी मिसाल के तौर पे मार्केट के अंदर 100 जो है ना वो कस्टमर है, 100 कस्टमर में से 20 लोग हमारी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, लेकिन हमारी डिजायर्ड सेल क्या है कि कम से कम जो है 70 लोग हमारी प्रोडक्ट को परचेज करें, यानी कि हमारा 70% मार्केट शेयर हो, जो कि अभी हमारा सिर्फ 20% है। तो ये जो दरमियान में गैप है, ये जो दरमियान में गैप है बिटवीन 70% एंड बिटवीन 20%, ये हमारे लिए चांसेस हैं ग्रोथ के। ठीक है, अब ये जो है इस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल हमारे पास ऑप्शन है। सबसे पहला है इंटेंसिव ग्रोथ। इंटेंसिव ग्रोथ क्या है कि हम लोग मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं। मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करने की कैसे कोशिश करते हैं, हम लोग प्राइस कम कर देते हैं। प्राइस कम कर देंगे तो लाभ डिमांड के मुताबिक हमारी जो है ना वो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। हम लोग जो है ना बाय वन गेट वन फ्री इस तरह की कोई डील्स हम लोग देना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, या हम लोग 20% एक्स्ट्रा 30% एक्स्ट्रा इस टाइप के हम लोग कोई ऑफर्स ले आते हैं, जिसकी वजह से हमारी पेनिट्रेशन हो जाएगी। हम पेनिट्रेशन का मतलब तो होता है घुस जाना किसी चीज़ के अंदर, हम लोग मार्केट के अंदर पेनिट्रेट कर देंगे। इसके अलावा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, कि हम लोग जो जिस मार्केट के अंदर हैं उसी मार्केट के अंदर हम लोग जो है वो करेंगे, नए प्रोडक्ट ले आएंगे। जैसे अब मैं सिर्फ पहले अगर पराठो चिप्स बना रहा था मिसाल के तौर पे, तो मैं पराठो चिप्स बना रहा था साल्टेड फ्लेवर। अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि यह पराठो चिप्स की बजाय मैं जो है ना वो फ्रूट चिप्स बना लेता हूँ। ठीक है, फ्रूट चिप्स बना चिप्स ही रहा हूँ मैं, लेकिन फ्रूट चिप्स बना रहा हूँ, या मैं पराठों का ही कोई फ्लेवर नया ले आऊँ, तो मैंने क्या किया, उससे मार्केट के अंदर प्रोडक्ट डेवलप कर ली मैंने। तीसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है, मार्केट डेवलपमेंट, कि मैं पहले पराठो चिप्स बना रहा था, मैं वही चीज़ बना रहा हूँ, लेकिन मैं पहले मैं सिर्फ नारवल में सेल कर रहा था, अब मैं साथ साथ सियालकोट में भी सेल करने लग गया हूँ। यानी कि सेम प्रोडक्ट नई मार्केट के अंदर जाके मैं जो है ना वो मैं करूँगा, सेल करूँगा। ठीक है। अ, अब इसके लिए आप लोगों ने देखना है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सपेंशन ग्रिड एक होता है। ठीक है, वो आप लोगों ने सर्च करना है, उसमें सारी चीज़ें बहुत डिटेल से होंगी। प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एक्सपेंशन ग्रिड। दूसरा जो ऑप्शन है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज को असेस और बाद में एक्सेस करने के लिए, वो है इंटीग्रेटिव ग्रोथ। आप लोग इंटीग्रेशन करते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। उसमें ये होता है कि इंटीग्रेशन से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पे जैसे मैं अभी कुछ देर पहले अपने रेस्टोरेंट की एग्जांपल डिस्कस कर रहा था। रेस्टोरेंट के एग्जांपल में ये था कि मैंने बिरयानी में मिसाल के तौर पे मैं सेल कर रहा हूँ मैं, तो मैं जिस बंदे से चावल खरीदता हूँ मैं,
ठीक है। जिस बंदे से चावल खरीदता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि मैं वो चावलों वाला बिजनेस भी खुद ही स्टार्ट कर लूँगा। अपना रेस्टोरेंट भी चला रहा हूँ और कच्चे चावल जो मैं वो भी बिजनेस भी खुद ही स्टार्ट कर लूँगा। इससे क्या होगा कि मेरी जो उस बंदे को जो मुझे प्रॉफिट मार्जिन पे करना पड़ता था, जो चावलों का जो होलसेलर था, वो मार्जिन नहीं पे करना पड़ेगा। जब वो मार्जिन नहीं पे करना पड़ेगा तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होने से मेरी जो है वो मैं अपनी कीमत मजीद कम कर सकता हूँ। जब कीमत कम करूँगा मेरी लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक मेरी जो वो प्राइसेस इंक्रीज हो जाए, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी मेरी, ठीक है, प्राइस कम होने की वजह से। ठीक है, ये इसमें आ जाती है। और ये जो मैंने क्या किया कि मैंने चावल जिससे खरीदा था मैंने उसको उसी का जो बिजनेस मैंने स्टार्ट कर लिया साथ। इस तरह की जो इंटीग्रेशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन से मुराद कि मैं एक स्टेप पीछे चला गया हूँ। मैं चावल खरीदता था, मैं चावल खरीदने वाले से को वाला बिजनेस ही मैंने खुद स्टार्ट कर लिया। इसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अच्छा, अब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है कि जी मैंने जो मैं बिरयानी बना के, मिसाल के तौर पे बिरयानी बनाता था मैं, वो बिरयानी मेरे से जो ना यहाँ पे नारवल में रॉयल कॉलेज ऑफ साइंसेज है, उनके जो कैफेटेरिया वाले हैं, जो गर्ल्स कॉलेज है गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, उनके कैफेटेरिया वाले हैं, जो डिफरेंट नारवल पब्लिक स्कूल है उनके कैफेटेरिया वाले सारे मेरे से आके बिरयानियाँ खरीद के ले जाते थे और बाद में खुद जाके आगे सेल करते थे अपने अपने स्टूडेंट्स को। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जी मैंने आप लोगों को सेल नहीं करना, मैं उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उन अदारों के अंदर जाके मैं खुद उन अदारों के अंदर या उन अदारों के बिल्कुल साथ प्रेमिसेस में जाके मैं अपने अपनी छोटी छोटी वो कह लें हट्स बना लूंगा अपने। अब इससे क्या होगा कि स्टूडेंट डायरेक्टली मेरे से परचेज करेगा, वो अपने कैफेटेरिया वाले से परचेज नहीं करेगा, डायरेक्टली मेरे से परचेज करेगा। अब इसमें क्या होगा, पहले मिसाल के तौर पे वो मेरे से 100 रुपए की लेके जाते थे बिरयानी की प्लेट और आगे जाके 105 रुपए की स्टूडेंट को सेल करते थे। अब मैंने क्या तो मैं खुद ही स्टूडेंट को डायरेक्टली अगर जब 100 रुपए की सेल करूंगा तो इसमें भी लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक मेरी जो, क्योंकि प्राइस पहले 105 की बिक रही थी स्टूडेंट के पास, वो अब 100 की हो गई है। अब इससे क्या होगा कि लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक मेरी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। इसके बाद आ जाती है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में यह है कि जो बिजनेस जिस लेवल पे मैं कर रहा हूँ उसी लेवल पे कोई बिजनेस कोई और करे, ठीक है। जब हम दोनों आपस में मिलके जब हम लोग काम करेंगे इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। जैसे जैसे हम वो बात कर रहे थे कि जी मैं बिरयानी बना के सेल करता हूँ, एक दूसरा होटल है वो भी बिरयानी बना के सेल कर रहा है। अब इसमें कहते हैं यार हम देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है ना वो एक बड़ा ऑर्डर आ रहा है, एक यहाँ पे जश्न बहारा का मेला लगना है मिसाल के तौर पे नारवल में। अब ना उस अकेले बंदे से जश्न बहारा का पूरा ऑर्डर सर्व किया जाना, ना मेरे अकेले से पूरे जश्न बहारा का ऑर्डर सर्व किया जाना है। मैं उससे बात करता हूँ, ये चलो हम दोनों, आप भी होटल हो मेरा भी होटल हो, हम दोनों मिल के, ठीक है, हम लोग मिल के जो है ना इस जश्न बहारा का जो ऑर्डर है हम लोग ऑर्डर फुलफिल करते हैं। इस टाइप के जो हमारा आपस में वेंचर है, इस टाइप की जो हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग है उसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। उसके बाद है कि हम ये जो डिजायर्ड और एक्चुअल सेल का गैप था, इसको हम लोग डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ भी होती है। मैं क्या करता हूँ, मैं अपना बिजनेस के अंदर डाइवर्सिफिकेशन ले आता हूँ, नई नई इंडस्ट्री से मतलब कोई नई इंडस्ट्री की चीज़ मैं अपने अंदर स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं जैसे मैं पहले सिर्फ रेस्टोरेंट था, अब रेस्टोरेंट के साथ ही मैंने एक थीम पार्क भी बना लिया। मैंने अपने रेस्टोरेंट के एरिया को एक्सपैंड किया, एक्सपैंड करके मैंने साथ जो मैंने ना बड़े बड़े अच्छे कमर्शियल झूले भी लगा लिए मैंने उसके अंदर। अब इससे क्या होगा, जो फैमिलीज हैं जो आती हैं खाना खाने, वो झूले भी दिलवाएंगी बच्चों को, झूलों का भी पे करेंगी, ठीक है, इससे भी मुझे अर्निंग होगी। ठीक है, डाइवर्सिफाई कर लिया मैंने। पहले जो है ना मैं सिर्फ वो मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी खाने सेल करता था, अब मैं साथ चाइनीज खाना, चाइनीज फूड या जापानीज फूड मैं वो भी ले आया हूँ उसके अंदर। मैंने नई किस्म की प्रोडक्ट्स, नई इंडस्ट्री जो है ना मैंने वो भी साथ लिंक कर ली। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ। उसके बाद है डाइवेस्टिंग। डाइवेस्टिंग होता है किसी चीज़ को तदारुक करना, किसी चीज़ को ख़त्म करना। वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे लिए वो ना नुकसानदेह हो रही होती हैं। जैसे अपने वो अभी बात की थी डॉग्स की, कि वो ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा था, अर्निंग हो नहीं थी। जब हम उनको माइनस कर देंगे अपने सर्कल के अंदर से, अपने बिजनेस के अंदर से, हमारी कॉस्ट कम होगी। जब हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी तो हमारे ओवरऑल प्रॉफिट हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वो ऐसी कॉस्ट थी जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं था हो रहा। ओके, ये बिजनेस आई गेस ये लास्ट स्लाइड है कि आपकी बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसमें वो जो हमने पहले चीज़ें डिस्कस की हैं अब उनको एक कुछ चीज़ें और इसमें ऐड हो जाएंगी। अब इसमें सबसे पहला बिजनेस मिशन। बिजनेस मिशन क्या होता है वो मैंने आपको पहले बताया कि आपने पहले बिजनेस मिशन आपने डिफाइन करना है। अब उस बिजनेस मिशन के हवाले से हम लोग अपना जो एनालिसिस करेंगे,
इंटरनल एनालिसिस भी और एक्सटर्नल एनालिसिस भी, इसको हम लोग बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। ये आप लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, इसलिए आई एम स्किपिंग दिस पार्ट। आपने अपनी कंपनी का स्वॉट एनालिसिस करना है कि आपके लिए स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है आपके लिए, और आपके लिए पॉसिबल थ्रेट्स क्या हैं आपके लिए। उन सब एनालिसिस के बेस पे हम लोग अपने गोल्स बनाते हैं। उन सब एनालिसिस के बेस पे हम लोग अपने गोल्स बनाते हैं, और गोल्स बना लेने के बाद हम लोग अपनी स्ट्रेटजी फार्मूलेशन करते हैं कि हमने उन गोल्स को पूरा कैसे करना है। हमने कौन सी चीज़ प्लस करनी है, कौन सी माइनस करनी है, कौन से शेफ को हायर करना है, कौन से हमने जो है ना कंपेटिटर्स को हमने प्रमोशन कैसे करनी है, वो सारी की सारी स्ट्रेटजीज हम लोग बनाते हैं, डिफरेंट कॉर्पोरेट लेवल की, डिवीजन लेवल की, बिजनेस लेवल की और प्रोडक्ट लेवल की। अच्छा, स्ट्रेटजी बना लेने के बाद हम लोग प्रोग्राम फार्मूलेशन करते हैं कि हमने मिसाल के तौर पर हम लोग कहते हैं कि जी हमने स्ट्रैटेजी क्या थी कि हमने अपने जो है ना प्रोडक्ट बी की डिमांड इंक्रीज करवानी है। बी की डिमांड इंक्रीज कैसे करवानी है, उसका पूरा का पूरा प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम फॉर्मुलेट करेंगे कौन बंदा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहले स्ट्रैटेजीज थी, उस प्रोग्राम में ये था कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इस लेवल तक चीज़ें आ जाती हैं। बाद में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर हम लोग फीडबैक एंड कंट्रोल, हम लोग फीडबैक देखते हैं कि जो जो चीज़ें हमने बनाई थी वो सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ वो हुई हैं, इम्प्लीमेंट हुई हैं या नहीं हुई। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी रह गई तो क्यों आई है, उसको नेक्स्ट टाइम ओवरकम करें। और अगर चीज़ें सारी एज इट इज़ हो गई हैं जो हमारा डिज़ायर थे, तो उसमें किस चीज़ ने ज़्यादा रोल प्ले किया। ठीक है, अब इसमें जो मेजर जो हमारा फोकस होना चाहिए वो क्या कि कॉस्ट लीडरशिप। हमने कोशिश करनी है हमारी कॉस्ट जो है एज कम्पेयर टू हमारे कंपेटिटर्स, हमारी कॉस्ट कम से कम हो। चाहे वो फाइनेंशियल कॉस्ट है, चाहे वो टाइम कॉस्ट है, जो सी भी है, कॉस्ट कम से कम हो। कॉस्ट कम से कम होगी तो उसका बेनिफिट ओवरऑल कस्टमर को ट्रांसफर किया जा सकता है। डिफरेंशिएशन, हम खुद को बाकियों से मुनफरद रखें, बाकी बिजनेसेस से मुनफरद रखें। जितना हम खुद को बाकियों से मुस्बत मानों में मुनफरद रखेंगे, उतना हमारे लिए अच्छा है। कस्टमर उतना हमें ज़्यादा पहचानेगा, उतना हमारे पास आने के चांसेस उस कस्टमर के इंक्रीज हो जाएंगे। उसके बाद फोकस, फोकस होकर काम करना है। ऐसा नहीं करना कि जी आज ये काम कर लें, कल वो कर लें, परसों तीसरा कर लें, जी अब इस तरह की ऐड बना लें, कल को इस तरह की ऐड बना लें। फोकस होकर काम करना जो भी करना है हमने, ठीक है। ये मेजर जो है ना वो हमारा चैप्टर था, चैप्टर मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारा समाप्त हो गया। अब इसमें जो एक काम मैं लाजमी बताऊंगा कि आपने बुक को साथ साथ लाजमी रेफर करना है। बुक जो आप लोगों को मैंने शेयर की हुई है, बुक लाजमी पढ़नी है आप लोगों ने साथ साथ। बुक नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए मसला होगा। उनको मैंने सादा लफ्ज़ों में मैंने इसको समझाने की भी कोशिश की है, ठीक है। बुक को लाजमी आप लोगों ने साथ साथ फॉलो करना है।